नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो राजस्थान टेट की परीक्षा हुई है 23 जुलाई 2022 को, उसका प्रथम पाली हिंदी विषय का आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये सीरीज है सी सीरीज 23 जुलाई प्रथम पाली विषय हिंदी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। खंड द्वितीय है हिंदी फर्स्ट, भाषा फर्स्ट। ठीक है, भाषा फर्स्ट क्या हमारा है, जो भाषा फर्स्ट हिंदी है उसी का हम लोग आंसर की देखेंगे। अब आइए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 31 है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन ए दिया है कि मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। और मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। यही कथन आपका सत्य है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन ने दिया है आपका माइकेलिस, ऑप्शन बी सीसीरॉस, ऑप्शन सी है ब्लूम और ऑप्शन डी है राइटस्टोन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका माइकेलिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी है ब्लॉक शिक्षण, ऑप्शन सी अभ्यास शिक्षण और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए है इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। बी है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। ऑप्शन सी है इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। और ऑप्शन डी है यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो हमें ढूंढना क्या था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष। हमें दोष ढूंढना था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष। तो ये दोष है। ठीक है, यह प्रणाली तभी लागू की जाए जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसमें क्या है? ये सही है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितनी पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। अभी गद्यांश दिया है, गद्यांश को हम पढ़ देते हैं। 36 से लेकर 40 तक के उत्तर है कि मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वो कभी उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को समझ लेते हैं वो कभी धोखा नहीं उठा सकते और जो कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता निकाल लेते हैं, कारण जानकर वे विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे
काम कर बैठते हैं जिनमें उनमें शांतिमय जीवन अशांति विष घुल जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं हो तुम सफल नहीं होगे। क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह होता है। अब आइए इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 36 है, सदा धन एव सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है सदधनेव, सदाधन एव, सदधन एव और सदाधन एव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सदाधन एव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदाधन एव होता है। सदाधन एव सदैव, सदैव क्या है आपकी वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से 20 शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है वसु, अरवण, उरग, गरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गरल। 20 शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गरल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। तो ऑप्शन है वाहक, ऑप्शन बी अवरोधी, ऑप्शन सी शत्रु और ऑप्शन डी समर्थक। तो विरोधी का क्या होगा, विरोधी का समर्थक होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। मनोदशा शब्द से क्या आशय है। तो ऑप्शन ए है मन से दशा, मन पर दशा, ऑप्शन सी मन की दशा और ऑप्शन डी मन को दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन की दशा। मनोदशा शब्द से आशय क्या है, मन की दशा से है। अगला प्रश्न है मनुष्य शब्द है। मनुष्य शब्द क्या है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य शब्द क्या है, मनुष्य एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब ये पद्यांश है। ये पद्यांश से 41 से 45 तक प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं फिर प्रश्न क्या है। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो और जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका मूल्य न हो वही क्या है, अमूल्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निधियाँ शब्द एक वचन होगा। निधियाँ शब्द का एक वचन होगा। निधि, 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 निधि। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निधि। दोनों पर छोटी की मात्रा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मात्र भूमि की संज्ञा प्राप्त करती वाक्य में कौन सा काल है। उन्हीं के कारण पृथ्वी मात्र भूमि की संज्ञा प्राप्त करती। तो ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल और ऑप्शन डी है आसन्न भूत। इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य तो होगा ही नहीं, संदिग्ध वर्तमान होगा नहीं और आसन्न भूत तो है ही नहीं इसमें। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, भाव शब्द है। भाव शब्द क्या है, क्या कह रहा है, भाव शब्द पूछ रहा है आपसे कि भाव शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग और ऑप्शन डी उभयलिंग। तो भाव शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है निश्चित, ऑप्शन बी एकत्र, ऑप्शन सी चकित और ऑप्शन डी निर्जीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निर्जीव। अचेतन शब्द क्या है, अचेतन शब्द का अर्थ है निर्जीव। अचेतन मतलब जो कुछ उसमें मतलब चेतना है ना हो, निर्जीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। विधानार्थक वाक्य, कर्तृवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और भाववाच्य वाक्य। तो कर्तृवाच्य वाक्य नहीं होगा, भाववाच्य वाक्य नहीं होगा क्योंकि वाच्य के है भाग है। विधानार्थक वाक्य भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है,
दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। दो शब्द को जोड़ने को प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह और ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह और ऑप्शन डी है लोप चिन्ह। तो दो शब्दों को जोड़ने के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? वियोजक चिन्ह लगता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समयानुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढाक के तीन पात का अर्थ है कि सदा एक सी स्थिति बने रहना है। प्रश्न नंबर 50 है, बहुत लज्जित होना के अर्थ उपयुक्त मुहावरा है। घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना। घड़े बेच के सोना भी नहीं होगा, ना डंका बजाना होगा, ना टोपी उछालना होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा घड़ों का पानी पड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए है, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है, और ऑप्शन डी है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है, यही कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दी जा सकती है? ऑप्शन ए है केवल किताबी ज्ञान से, ऑप्शन सी है प्रगति सूचक लेखाचित्र से, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन बी आपका क्या है, पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण से। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक पर्यावरण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की सीमा क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया है कि इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल के दक्ष किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है, और ऑप्शन डी है, शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए अध्ययन कार्य आवंटन, ऑप्शन बी है अध्ययन हेतु निर्देशन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्याय एवं शिक्षक मार्गदर्शन, ऑप्शन डी है कलात्मक परियोजना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका कलात्मक परियोजना। यही क्या है, परिवीक्षित अध्ययन उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति वर्णों के लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु करवाई गई है? तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो किस स्तर का है? ये प्राथमिक स्तर का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है, भाषा कौशलों से अभिव्यक्ति कौशल है। ऑप्शन डी आपका सुनना और बोलना, ऑप्शन बी है लिखना और पढ़ना, और ऑप्शन सी है बोलना और लिखना, और ऑप्शन डी है पढ़ना और बोलना। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज है, इस प्रश्न को बाद में देख लिया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 प्रश्न नंबर, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है वाचन, ऑप्शन सी है लेखन, और ऑप्शन सी है वादन। तो श्रवण सुनना हो गया, वाचन करना, वादन मतलब बोलना, तो अनुलेख मतलब लिखना। तो ये किससे संबंधित है? लेखन संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की सीमा अधिक सामग्री है? किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। ये यहाँ पे तो प्रश्न में ही दे दिया है रिकॉर्ड प्लेयर। तो रिकॉर्ड प्लेयर अर्थात ये क्या है?
रिकॉर्ड प्लेयर श्रव्य सामग्री मतलब सुनने की सामग्री है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, विश्राम कक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विश्राम कक्ष। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है। और यह लास्ट प्रश्न, सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, अस्वाभाविकता। तो सस्वर वाचन का गुण क्या होता है? उचित ध्वनि निर्गम होता है। यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।